फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आज ले रहे हैं वाक्य भेद। और वाक्य भेद हमने वाक्य पढ़ लिए, उपवाक्य पढ़ लिए, पदबंध पढ़ लिए, लेकिन हमें वो भी तो पढ़ना है जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मतलब कि विराम चिन्ह। ठीक है, वाक्य भेद में हमें आज जानना है विराम चिन्ह के बारे में, क्या होते हैं, कहाँ प्रयोग में लाए जाते हैं, इनका क्या अर्थ है, क्या अर्थ नहीं है, वो सारी जानकारी हमें आज इस वीडियो में लेनी है। तो उसका भाग 1 रहेगा आज। ठीक है, वाक्य भेद में विराम चिन्ह। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि विराम चिन्ह होता क्या है। विराम, जैसा कि नाम ही आया है विराम, विराम का अर्थ क्या समझते हैं? विराम का अर्थ होता है रुकना, कहीं रुक जाना, विराम लग गया। विराम लग गया यानी कि ठहराव हो गया, रुक गया, ठहर गया, यही तो हम कहते हैं। और चिन्ह जो संकेत करते हैं, अब जहां रुका, जैसे रुका, उसका संकेत करना कि अच्छा यहाँ पे कम रुका है, यहाँ ज्यादा रुका है, यहाँ ऐसी स्थिति, वो सब बताया जाएगा इसमें। तो विराम चिन्ह की क्लास स्टार्ट करते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। विराम एक शब्द, जैसा कि विराम आया है, विराम खुद का अर्थ भी रुकना या ठहरना ही होता है कि रुकाव हो गया या जी ठहराव हो गया, विराम लग गया। अब बात आती है कि भावों और विचारों को, जो हमें विचार हमारे मन में है या फिर जो भाव है हमारे, उन्हें व्यक्त स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग वाक्य के बीच में या अंत में करना पड़ जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। कोई बात हमें अपनी रखनी है, कोई विचार हमें प्रस्तुत करना है या हमें अपना कोई भाव प्रस्तुत करना है, ठीक है, उसमें यदि हमें ठहराव की जरूरत है, कहीं पर विराम की जरूरत है, तो उसके लिए हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, संकेत देते हैं। अब वो संकेत क्या होते हैं, उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है, वो हम जानेंगे। तो विराम चिन्ह। अब बात ये आती है कि विराम चिन्ह का प्रयोग करना ही क्यों पड़ा है। जब हमने इतनी सारी बातें जान ली व्याकरण में, तो विराम चिन्ह कहाँ? तो देखिए, कहते हैं ना कि छोटी से छोटी चीज भी अपने आप में बहुत मूल्यवान होती है, हर चीज का अपने में महत्व होता है। तो हिंदी में भाषा में वही बात आ रही है, विराम चिन्ह का प्रयोग न किए जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि हमने जो कहा उसके अर्थ का अनर्थ हो जाए। चाहेंगे आप? नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे ना। तो न चाहने के लिए ऐसा क्या करना पड़ेगा, विराम चिन्हों का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा कि विराम चिन्ह हमें कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, किस तरह से लगाने हैं, ठीक है, कहाँ कौन सा सही रहेगा, इस बात का खास ख्याल हमें रखना है। ऐसा होता है ना, जो शॉर्ट हैंड वगैरह करते हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये मायने रखते हैं, ठीक है, महत्व रखते हैं। बाकी के लिए भी है, तो ध्यान रखिएगा, विराम चिन्ह का प्रयोग न किए जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं करना है हमें, तो हमें विराम चिन्ह का अध्ययन करना ही पड़ेगा। एक नॉर्मली सी बात हम जान लेते हैं। देखिए, 4 शब्द दे रहे हैं, 4 पद हैं, 4 पद में कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ बदलाव नहीं है, सब में वही बात लिखी गई है जो इन सब में। अब हम समझ लेते हैं। रोको मत जाने दो, ये तो हमें सरल वाक्य मिल गया। रोको मत जाने दो, 4 पद हमें मिल गए हैं। लेकिन यदि हम दूसरे में देखें, रोको, रोको मत जाने दो, तो इसका क्या अर्थ समझ में आ रहा है आप सभी को? वही रोको मत जाने दो, यहाँ पे वही बात है, रोको मत जाने दो, लेकिन यहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। रोको के बाद ही आप देख रहे होंगे, रोको मत जाने दो, मतलब कि नहीं जाने देना है, नहीं जाने देना है, मना कर रहे हैं, रोको मत जाने दो, भाई नहीं जाने देना है। लेकिन यही बात हम दूसरे तरीके से कहते हैं कि रोको मत, चिन्ह का प्रयोग कर दिया विराम चिन्ह का, और यहां बात हमने कर दी जाने दो। क्या कहा? रोको मत जाने दो। तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर जाने देना है, यहाँ जाने देना है भाई, रोकना नहीं है, रोको मत जाने दो। और दूसरे में, इससे पहले वाले में, रोको मत जाने दो, मतलब जाने नहीं देना है। तो एक में नहीं में बात, एक तो हो गया सरल, बिल्कुल सीधी सी बात हमने कह दी, 4 पदों का प्रयोग कर दिया, रोको मत जाने दो। अब इससे क्या अर्थ निकल रहा है वो देख लेते हैं कि अर्थ का जब अनर्थ करना हो तो वहां पर विराम चिन्ह लगा दीजिए। रोको, रोको के बाद चिन्ह लग गया, मत जाने दो का मतलब हो जाएगा कि नहीं जाने देना है, रोकना है। लेकिन यहाँ जब दूसरे में हम देख रहे हैं कि रोको मत, रोकना नहीं है,
जाने दो, तो यहाँ पर क्या करना है, जाने देना है। हो गया ना अर्थ का अनर्थ। कोई मेहमान अगर हमारे घर आ गया और हमने उनसे इस तरह से बात कर ली तो क्या हो जाएगा, अर्थ का भी क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। तो यही बात कही जा रही है कि विराम चिन्ह का प्रयोग न किए जाने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अब विराम चिन्ह क्या है, तो ये होती है साधारण सी बात कि एक हमने सरल वाक्य लिया, एक में हमने कहा नहीं के रूप में प्रयोग में किया गया, एक में हमने जाने इजाजत देने के रूप में प्रयोग किया गया। अब और जान लेते हैं कि क्या और विराम चिन्ह भी होते हैं हिंदी भाषा में, देखते हैं। देखिए विराम चिन्ह की बात आती है, यहाँ विराम चिन्ह दिए गए हैं और उनके नाम दिए गए हैं, क्योंकि सवाल ऐसा बन के आ जाता है तो विराम चिन्हों के नाम पता होने चाहिए, उनका चिन्ह पता होना चाहिए। सबसे पहला आता है पूर्ण विराम या विराम। पूर्ण विराम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पूर्ण विराम, ना तो ये ऐसे होता, ना ही ये ऐसे होता और ना ही ये इस तरह से होता है। ये अर्ध वाली स्थिति इसमें नहीं आती है, ये पूरा लगता है, तो इसे हमने कह दिया पूर्ण विराम, पूरा विराम लगा दिया। राम चला गया, तो चला गया बात पूरी हुई, पूर्ण विराम इस तरह से लग जाएगा। पूर्ण विराम कह सकते हैं या फिर इसे विराम कहा जाता है। दूसरा आता है अर्ध विराम। अर्ध विराम की स्थिति क्या होती है, ये लगेगा और ये थोड़ा सा ऐसे करके लग जाएगा, ये आधा विराम होता है, यानी कि जितना यहाँ पर ठहरे उससे कम कहाँ ठहरना होता है, अर्ध विराम में। अर्ध यानी कि आधा, ठीक है। अल्प विराम यानी कि अर्ध विराम से भी, अब अर्ध विराम का ये देखिए ये हट चुका है, यहाँ पर ये चीज हट चुकी है, ये जो ऊपर का था अब सिर्फ इतना ही बचा, तो सबसे बड़ा तो आ गया पूर्ण विराम, पूरा ही विराम लग गया, वाक्य समाप्ति की स्थिति। अर्ध विराम की स्थिति थोड़ा रुक जाएगा, वाक्यांश में बात आ जाती है, और अल्प विराम में घुसने में सिर्फ और सिर्फ ये स्थिति बची, ये वाली स्थिति बस। तो ये अल्प विराम मतलब इससे कम समय लगता है यहाँ पर ठहराव। इसके आगे देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। जब सवाल किया जाता है, प्रश्न किया जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह किस तरह से लगता है, वो यहाँ पर दिखा रखा है। विस्मयादिबोधक, जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जब खुशी का माहौल होता है, उल्लास हम मनाते हैं, या फिर हम कहते हैं कि बहुत ज्यादा शोक वाली स्थिति आ जाती है, घृणा वाली स्थिति आ जाती है, नफरत की स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में हम किस चिन्ह का प्रयोग करता है, विस्मय। विस्मय हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, वो बोधक चिन्ह ये आ जाएगा इस तरह से, और नीचे बिंदु आ जाएगी, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसके अलावा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह किस तरह से होता है, ये दो तरह से होता है। एक तो सिंगल, जिसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ठीक है, ये दो चिन्ह है और ये एक चिन्ह। अब इन चिन्हों का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले तो एक बार सारे चिन्हों पर हम नजर मार लेते हैं। योजक चिन्ह जो जोड़ने का काम करता है, योजक, योजक का मतलब होता है जोड़ना, ये जोड़ने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। निर्देशक जो निर्देश देता है, जिसको हम डैश भी कहते हैं, वो इससे क्या होता है, योजक से थोड़ा बड़ा होता है। मतलब योजक की स्थिति अगर ये है तो निर्देशक की स्थिति ये ही होगी। अगला चिन्ह है, अगला चिन्ह है कोष्ठक। कोष्ठक ये स्थिति भी आ जाती है, और ये जो इसके अंदर कोष्ठक बने हुए हैं ये स्थिति भी आ जाती है, ये कोष्ठक होते हैं। कहाँ प्रयोग होता है, कैसे प्रयोग होता है, वो भी बताया जाएगा। हंस पद कह सकते हैं इसे, या त्रुटि बोधक, जहाँ त्रुटि हो जाए, हमें लगा है कि कुछ छूट गया है, कोई गलती हमसे हो गई, हमें उसको सुधारना है, तो वहाँ कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा, वहां पर ये चिन्ह का प्रयोग होता है, हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह मिस हो गई है। रेखांकन, रेखा का अंकन, रेखा खींच दी जाती है इस तरह से, रेखांकन, जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं, इसको रेखांकन कर दीजिए, मतलब कोई शब्द इसके ऊपर लिखा हुआ है और वहां में उसके नीचे रेखांकन कर दिया, वो आ गया यहाँ पर। लाघव, लाघव जो बना है वो लघु से बना है। कोई शब्द बहुत बड़ा लिखा है, कोई बहुत बड़ा नाम है, बहुत लंबा चौड़ा, तो हमें उसे छोटा करना है, उसे लघु रूप देना, उसका संक्षिप्तीकरण करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, लाघव चिन्ह लगाना पड़ेगा। हमें डॉक्टर पूरा नहीं लिखना, हम तो सिर्फ डॉक्टर ऐसे लिख देंगे, बात खत्म, डॉक्टर। तो ये जो चिन्ह लगा है ये पूरा डॉक्टर का लिखा हुआ, हमने उसे लघु रूप दे दिया, तो ये लाघव चिन्ह कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा लोप चिन्ह, जब हमें लुप्त करनी है बहुत सारी बातें, हमें बहुत कुछ लिखना है, हमने कुछ शब्द लिख दिए और उसके बाद में ये, इससे हमने दर्शा दिया है, इससे हमने दर्शा दिया, लुप्त कर दिया, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा हमने लिख दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा लोप चिन्ह। मतलब यहाँ पर कुछ लुप्त है, रिक्त स्थान की क्वेश्चन में आते हैं, स्थान को भरने में भी लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जब किसी को लोप कर
दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पूर्ण विराम से। पूर्ण विराम जैसा हमने संकेत ये देखा था, देखिए यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। हिंदी में प्रयोग होने वाला, या हम कहते हैं हिंदी का जो प्राचीनतम, सबसे प्राचीन, जो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, वो चिन्ह कौन सा है, तो वो विराम चिन्ह है। ये चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। इसके अलावा आप इसके प्रयोग देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। देखिए छंद विचार जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, छंद विचार। तो छंद विचार में दोहा है, श्लोक है, चौपाई, ये सब पढ़ते हैं। दोहा, सोठा, श्लोक, चौपाई जो भी है, इनकी आदि की पहली पंक्ति के अंत में, पहली पंक्ति हमने लिख दी, उसके अंत में एक पूर्ण विराम लगता है। हमने पहली पंक्ति लिखी, उसकी में एक पूर्ण विराम लगेगा, और यदि उसकी दूसरी पंक्ति है और दूसरी पंक्ति हमने यहाँ लिखी, तो उसके बाद में 2 पूर्ण विराम यहाँ पर लग जाएंगे। जैसे ये वाली कंडीशन दिखाई जा रही है, ये इस तरह से लगेंगे। अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हर चीज को एग्जाम्पल से समझिएगा। अब एग्जाम्पल देखिए कैसे, जैसा हमने कहा कि रहीमन पानी लाइए, बिन पानी सब सून, एक पंक्ति के अंत में हमने एक पूर्ण विराम लगा दिया। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, ये यहाँ पर बात पूरी हुई और हमने 2 पूर्ण विराम लगा दिए हैं। समझ रहे बात को? तो अब यहाँ पर अगर मैं कह दूं तो यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं, लेकिन इतना आगे अभी ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो हमें फिर यही विराम लगाना पड़ेगा। तो इसी को समझ लीजिए, रहीमन पानी लाइए, बिन पानी सब सून, तो ये एक पूर्ण विराम लग गया। पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, ये 2 पूर्ण विराम यहाँ पर लग रहे हैं। मतलब दोहा है, श्लोक है, चौपाई है, जो भी है, इसमें क्या होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रयोग कहाँ होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में इसका प्रयोग होता है। जब किसी का हमें सजीव वर्णन करना हो, कोई व्यक्ति है, वस्तु है, उसका हमें सजीव वर्णन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें भी पूर्ण विराम लगाया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे संध्या का समय, बस इतनी बात पूरी हुई। संध्या का समय कहा ना, वाक्यांशों के अंत में, पूरे वाक्य के अंत में नहीं कह रहे हैं, वाक्यांश। वाक्यांश मतलब पदबंध की बात आ रही है, पदबंध भी कहा जाता है, वाक्यांश भी कहा जाता है, छोटा होता है। संध्या का समय, आकाश में लाली, पूर्ण विराम, वृक्षों पर पक्षियों का कलरव, फिर पूर्ण विराम। सुनसान पथ, मतलब एक वस्तु का हम यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति वस्तु का जब हमें वर्णन करना हो, सजीव वर्णन किया जा रहा है, तो वहां पर स्थिति कौन सी आ जाएगी, वहां भी पूर्ण विराम ही लगेगा। संध्या का समय, पूर्ण विराम, आकाश में लाली, पूर्ण विराम, वृक्षों पर पक्षियों का कलरव, पूर्ण विराम, सुनसान पथ, इस पर भी पूर्ण विराम लग जाएगा। अगला देखते हैं, अर्ध विराम की बात है, इसमें ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि हिंदी का जो प्राचीनतम विराम चिन्ह अगर सवाल बनता है, तो वो कौन सा है, पूर्ण विराम हम उसे कहेंगे या विराम चिन्ह कहेंगे। सबसे मेन बात की है, दोहा, चौका, यानी कि छंद विचार के अंतर्गत जो भी आता है, उसमें पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। एक पंक्ति है तो ये एक पूर्ण विराम, और जब दूसरी पंक्ति समाप्त होती है तो 2 पूर्ण विराम। किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करना हो, तब भी क्या करना पड़ता है, पूर्ण विराम लगाया जाता है। अब अगला जान लेते हैं हम अर्ध विराम के बारे में। अर्ध विराम जो कि आधा होता है, पूर्ण विराम से थोड़ा कम समय लेता है, 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। अर्ध विराम क्या करता है, 2 उपवाक्यों को जोड़ता है जिन्हें और से नहीं जोड़ा जा सकता। बीच में और नहीं आना है, तो वहां हम क्या स्थिति रखेंगे, तो वहां पर अर्ध विराम लगाना पड़ जाता है। जैसे मतलब और नहीं लिखा जाएगा, और के बदले ये अर्ध विराम आएगा। फलों में आम को सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है। अब ये तो नहीं कह सकते कि और श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं, और ऐसा तो नहीं कर सकते। तो सर्वश्रेष्ठ फल माना गया है, देखिए इस चिन्ह का प्रयोग यहाँ किया गया है, जहां पर और से नहीं जोड़ा जा सकता वाक्य। अब हमें इसके आगे भी लिखना है, तो क्या करेंगे, अर्ध विराम लगा करके फिर हम अपनी बात पूरी करेंगे। किंतु श्रीनगर में और ही किस्म के फल विशेष रूप से पैदा होते हैं। अगला दूसरा समझते हैं, 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच अर्ध विराम का प्रयोग होता है। 2 या 2 से अधिक उपाधियां हमें दिखानी है कि भाई इन्हें क्या उपाधि मिली हुई है, ठीक है, या क्या उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। तो 2 या 2 से अधिक उपाधियों के बीच में भी अर्ध विराम लगता है। एक उपाधि लिखी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें 2-3 उपाधि एक साथ लिखनी है, तो
वहां पर अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे एम में तो हमने लिखा, लेकिन साथ में हमने बीएड भी उपाधि बता दी यहाँ पर। तो एम में लिखने के बाद ये अर्ध विराम यहाँ लगा हुआ है और बीएड, बात पूरी हुई, खत्म किया। अब फिर एम में के बाद देख सकते हैं आप, एम के बाद ये अर्ध विराम यहाँ लगा हुआ है, पीएचडी पूर्ण विराम। तो मतलब एक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो या दो से अधिक उपाधियां अगर हम बता रहे हैं तो उसके बीच में हमें कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होता है? अर्ध विराम का प्रयोग करना होता है। समझ रहे हैं? अब बात करते हैं अल्प विराम की। अल्प विराम जो कि अर्ध विराम से भी छोटा होता है। देखिए, अर्ध विराम की तुलना में कम देर यहाँ पर रुकना होता है। सबसे ज्यादा रुकना होता है पूर्ण विराम पर, पूरी बात पूरी हो जाती है। उसके बाद में थोड़ा कम रुकना हो, मतलब इससे थोड़ा कम रुकना हो तो अर्ध विराम आएगा, और अर्ध विराम से भी जब हमें कम देर तक रुकना हो तो वहां पर अल्प विराम अपना स्थान ले लेता है। रुक रुक के हमें वो बात कहनी पड़ेगी। अब जैसे हम कहते हैं कि एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग होने पर प्रत्येक शब्द के बाद लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। अब ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए, एक ही प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग करना है। जैसा हमने कहा, हरीश अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा, मान मर्यादा आ गया। लेकिन जब अंतिम शब्द होता है ना, लेकिन अंतिम शब्द के पहले और का प्रयोग होता है। अब ये तो एक जैसे ही है, कई शब्दों का प्रयोग हो रहा है, एक ही प्रकार के ये सब, लेकिन जो अंतिम शब्द होता है उससे पहले हमें और लगाना पड़ता है। बाकी इससे पहले की स्थिति जितनी भी है वहां पर देखिए आप, ये अल्प विराम लगा हुआ है। अल्प विराम पर ध्यान देना है। तो हरीश अपनी संपत्ति, भूमि, प्रतिष्ठा और मान मर्यादा सब खो बैठा है, सब खो चुका है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अल्प विराम का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ देखिए, हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा। एक मिनट, हाँ जी, देखिए, हाँ, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा, ऐसे शब्दों से यदि कोई वाक्य आरंभ होता है, मतलब वाक्य लिखना है और वाक्य से पहले हमें लिखना है हाँ, है, नहीं, अतः, वस्तुतः, बस, अच्छा, जैसे शब्द से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद में भी अल्प विराम का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, हमने शुरुआत की वाक्य की, हाँ लिख सकता हूँ, हमने क्या कहा, हाँ लिख सकता हूँ, तो हाँ के बाद में अल्प विराम लग गया है, हाँ लिख सकता हूँ। हमने कोई कर्ता नहीं लिया है यहाँ पे, लेकिन हाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे ये शब्द दे रखे हैं, इनसे पहले यदि वाक्य शुरू होता है तो इन शब्दों के बाद में अल्प विराम का प्रयोग होगा। हाँ लिख सकता हूँ। नहीं, नहीं के बाद देखिए अल्प विराम लगा, नहीं, ये काम नहीं हो सकता। अतः, अतः के बाद अल्प विराम लगा हुआ है, अतः तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो समझ रहे बात को? यदि ऐसे शब्द आ जाते हैं हाँ, नहीं, अतः वाले, तो वहां पर क्या होगा, उनके बाद में अल्प विराम का प्रयोग करना होगा। आगे देखते हैं, वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करने के लिए, जब हमें वाक्य अलग लिखना हो और उपवाक्य अलग करना हो, वाक्यांश उपवाक्य अलग अलग होने होते हैं, तो वहां भी हम ज्यादातर अल्प विराम का प्रयोग आपने देखा भी होगा। देखिए, समझते हैं। विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से, यहाँ एक बात पूरी हुई, विज्ञान का पाठ्यक्रम बदल जाने से अल्प विराम का प्रयोग हमने कर दिया। अब हम चेंज कर सकते हैं। मैं समझता हूँ के बाद फिर अल्प विराम। अब ये बात पूरी हो सकती है कि पाठ्यक्रम बदल जाने से परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा। तो यहाँ पर जब वाक्यांश या उपवाक्य को अलग करना हो तो उसके बीच में भी क्या होता है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी संबोधन सूचक शब्द के बाद अल्प विराम भी लगाया जाता है। संबोधन सूचक शब्द क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए, संबोधन जब हम किसी को पुकारते हैं, जैसे हमने कहा रवि तुम इधर आओ, तो रवि के बाद अल्प विराम लग गया है ना, रवि तुम इधर आओ। अब यहाँ पर हम आश्चर्यचकित तो नहीं हुए ना, कभी आप सोचा आश्चर्यचकित में ये लगना चाहिए था, नहीं, कभी कभी संबोधन सूचक शब्द में अल्प विराम भी लगाया जाता है। जब हमें नॉर्मली बात कर रही हो, रवि अल्प विराम तुम इधर आओ। अगला देखें, शब्द युग्मों में अलगाव दिखाने के लिए, जब शब्द युग्मों में शब्द युग्म आए और उनमें हमें अलगाव दिखाना है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, अल्प विराम का प्रयोग। जैसे हमने कहा पाप और पुण्य, सच और झूठ,
अल्प विराम, सच और झूठ, फिर अल्प विराम, कल और आज, इसमें भी क्या है, अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पर अल्प विराम के बाद पत्र में संबोधन के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। पत्र में संबोधन, जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो उसके बाद भी अल्प विराम लगता है। जैसे हमने कहा पूज्य पिताजी, अल्प विराम लग गया, या हमने कह दिया मान्यवर, तो भी अल्प विराम लग जाता है। महोदय आया, महोदय, महोदया, उसके बाद भी अल्प विराम लगता है, मतलब जिसको हम संबोधित कर रहे हैं उसके बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। अगला है क्रिया विशेषण, वाक्यांशों के बाद भी अल्प विराम आता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण, वाक्यांशों की बात आ रही है क्रिया विशेषण पर। जैसा मैंने कहा महात्मा बुद्ध ने मायावी जगत के दुख को देखकर तप प्रारंभ किया। अब तप तो प्रारंभ किया, क्रिया की विशेषता क्या बताई जा रही है, जब उसमें वाक्यांश जोड़ा जाए। महात्मा बुद्ध ने, अल्प विराम लगा, मायावी जगत के दुख को देखकर, फिर अल्प विराम लगा, और फिर हमने क्रिया की विशेषता, क्रिया पूरी कर दी, तब प्रारंभ किया, तो इसके बीच में भी अल्प विराम आ गया। अब जैसे देखिए किंतु, परंतु, क्योंकि, ये आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व भी अल्प विराम लगता है। जब ये सब आ जाते हैं तो इनसे पूर्व भी अल्प विराम। जैसे हम कहते हैं आज मैं बहुत थका हूं, हमने क्या कहा, एग्जाम को समझिए, आज मैं बहुत थका हूं इसलिए विश्राम नहीं कर सकता, तो इसलिए से पहले क्या लगेगा, इसलिए से पहले अल्प विराम लगेगा। समुच्चय बोधक शब्दों से पूर्व भी क्या होता है, अल्प विराम लगता है। दूसरा है मैंने बहुत परिश्रम किया परंतु फल कुछ नहीं मिला, तो परंतु से पहले क्या हो जाएगा, अल्प विराम यहाँ पर लग जाएगा। समुच्चय बोधक शब्दों से पहले भी अल्प विराम लगता है, इसलिए से पहले लग गया, परंतु से पहले लग गया, किंतु से भी पहले लगता है। अगला देखें, तारीख के साथ महीने का नाम लिखने के बाद, महीने का नाम लिखने के बाद तथा सन संवत के पहले अल्प विराम होता है। यदि आप पूरी सन लिख रहे हैं, पूरी डेट लिख रहे हैं, पूरी डेट कैसे लिखेंगे, देखें पूरी डेट में आपने लिखा 2 अक्टूबर सन 1869, तो इसमें महीने का नाम आया अक्टूबर, इसके बाद में देखिए अल्प विराम लगा हुआ है, अल्प विराम लगता है, और सन या संवत से पहले अल्प विराम लगता है, तो दोनों ही बातें यहाँ पर आ गई है। 2 अक्टूबर अल्प विराम, सन 1869 ईस्वी को गांधी जी का जन्म हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं। अगला देखें, उद्धरण से पूर्व, उद्धरण चिन्ह हमने बताया था, उद्धरण से पूर्व की लिखने के बदले में हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, नेताजी ने कहा, अब उद्धरण में लिखा हुआ है तो उद्धरण से पहले हमने क्या किया, अल्प विराम का प्रयोग कर दिया, की नहीं लिखा हमने, वरना ये भी हो सकता है कि नेताजी ने कहा कि, यदि आप की लिखेंगे तो अल्प विराम नहीं लगाएंगे, कि दिल्ली चलो, लेकिन यहाँ पर जब हमने की नहीं लिखा है तो की के स्थान पर हमने क्या किया, नेताजी ने कहा अल्प विराम, फिर उद्धरण चिन्ह में लिख दिया है दिल्ली चलो। ठीक है, अगली बात, अंकों को लिखते समय भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। अंक जब हमें लिखने हो, एक क्रम की स्थिति 10 है, 15 है, 20 है, 60 है, 70, इन सब के बीच में देख रहे हैं आप, ये अल्प विराम लगा हुआ है। अल्प विराम का प्रयोग इतना ज्यादा होता है। लास्ट देख लेते हैं, एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर भी क्या होता है, एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे हमने कहा भागो, 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 अल्प विराम, ये अल्प विराम यहाँ लग गया, यहाँ भी लग गया, आग लग गई है। एक ही शब्द हम दोबारा पुनरावृत्ति कर रहे हैं, भागो, भागो, ठीक है ना, तो अल्प विराम, अल्प विराम, रुक रुक के बोल रहे हैं, भागो, भागो, आग लग गई है। एक लास्ट और है, वो देखिए, यह वह अब तब तो या आदि शब्द जब लुप्त हो जाएं या हम लुप्त कर दें तो वहां भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे इससे पहले हमने की के बारे में बात की थी, उद्धरण से पहले की हटा दें तो अल्प विराम लगा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर देखिए, जैसे हमने कहा कहना था सो कह दिया तुम जानो, अब यहाँ पर हमने अल्प विराम लगाया तो अल्प विराम की जगह क्या आएगा, अल्प विराम की जगह क्या आएगा, देखिए कहना था सो कह दिया, या तो हम ये लिख सकते हैं कि कहना था सो कह दिया अब तुम जानो,
अब तुम जानो। लेकिन जब ये शब्द हमें लुप्त करने हो, हटाने हो, तब हमने क्या किया, इसके बदले अल्प विराम का प्रयोग किया है। दूसरा देखें, यदि तुम कल आओ तो मेरी किताब लेते आना। देखिए तो आया, लेकिन तो हमने नहीं लिखा। यदि तुम कल आओ, यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग कर दिया, मेरी किताब लेते आना। तो यहाँ पर ये अल्प विराम की समाप्ति होती है। अब इसके जो और चिन्ह है वाक्य भेद में, जो हमें विराम चिन्ह और देखने हैं, जो और जानकारी लेनी है, वो हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में।